आज के मुख्य समाचार। अधूरे सड़क कार्य बने परेशानी का कारण। आज से फिर बदलेगा मौसम। रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देश भर में सिलेंडर संकट। 250 करोड़ के निवेश से पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी। विधायक कुलदीप राठौर की शिमला में पत्रकार वार्ता। रणधीर शर्मा का कांग्रेस सरकार पर हमला। नगरोटा में नीट, एनडीए, जेईई की मुफ्त कोचिंग दी जा रही। अब समाचार विस्तार से। नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिससे आम जनता का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। रणधीर शर्मा ने दावा किया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद वे अपने पदों पर बने हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और विधानसभा में उठाए गए सवालों का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय स्तर पर भू माफिया, वन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है। साथ ही ठेकेदारों के भुगतान में पक्षपात और कमीशन के आधार पर फैसले लेने की बात भी कही गई है। रणधीर शर्मा ने एंटी टैक्स बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कमर्शियल वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे महंगाई बढ़ेगी और पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार टोल और टैक्स बैरियर होने से यात्रियों और पर्यटकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी बताते हुए आरोप लगाया कि ईमानदारी का दावा करने के बावजूद सरकार अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बजट में कई घोषणाएं बिना वित्तीय प्रावधान के की गई है, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। पार्टी की ओर से आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने पंचायत चुनावों से जुड़े प्रक्रियात्मक मुद्दों पर भी सरकार की कार्यशैली पर आलोचना की। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी चीफ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, अपना स्पष्टीकरण दिया, परंतु साथ ही मामले को और पेचीदा कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व मुख्य सचिवों के नाम लेकर और वर्तमान समय में भी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लेकर पूरे प्रदेश में एक सनसनी फैला दी। आम आदमी को लगने लगा कि उन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में, भू घोटालों में संलिप्त हैं, तो फिर प्रदेश का क्या होगा। यहाँ तक कि कार्यवाहक मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिव का नाम लेकर उसका ओडीआई लिस्ट में नाम है ये कहकर भी प्रश्न उठाए, परंतु उसके बावजूद भी वो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको नियुक्तियां दी गई हैं और उस सबसे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है। मैंने कल सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर भी मुद्दा उठाया, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है। और चलते चलते मीडिया में कह दिया
हमें अधिकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो सबसे काम लेने हैं। अगर इस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों से काम लेकर सरकार चलानी है तो ये सरकार भी ईमानदार नहीं हो सकती, ये सरकार भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूं। जिस सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हों और मुख्यमंत्री चुप हों, वो सरकार ईमानदारी का ढोंग पीटे, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए मैंने आरोप लगाया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, यहां तक कि भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर, सेवा विस्तार देकर उच्च पदों से नवाजा जा रहा है और उनके माध्यम से भ्रष्ट कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह सरकार कुल मिलाकर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार का सचिवालय, जहां ये अधिकारी बैठते हैं, वो सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और वहां पर भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया को कैसे संरक्षण देना है, किसके माध्यम से संरक्षण देना है, यहां तक कि ट्रेजरी बंद होने पर किसके ठेकेदार का पैसा रिलीज होना है, किसका पैसा रिलीज नहीं होना है, जिससे कमीशन आ गई उसका पैसा रिलीज हो गया, जिसकी कमीशन नहीं आई उसका पैसा रुक गया। इस स्तर का भ्रष्टाचार इस सरकार में चला है और उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं आरोप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक नहीं कई बार इस बजट सत्र के दौरान सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह किया। बजट में तो अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जिनके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, उन वर्गों को गुमराह करने का काम किया है। परंतु एंटी टैक्स के मुद्दे पर किस तरह सदन में जो बयान दिया उसके विपरीत नोटिफिकेशन निकालकर सदन को और जनता को गुमराह किया, आप सबके सामने। मैंने कई बार जब से ये बजट सत्र लगा, एंटी टैक्स में इस सरकार द्वारा की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया। 31 मार्च नजदीक आते आते मामले ने गंभीरता पड़ी, पड़ोसी राज्यों द्वारा आंदोलन शुरू हुए। 31 मार्च के बाद सड़कें जाम करने की धमकियां दी गई। मैंने फिर उसको परसों मुद्दे को उठाया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए जो जवाब दिया, जो रेट वहां बताए, जिस तरह से मेरे मांग करने पर उन्होंने कहा कि 5 सीटर और 6 to 12 सीटर गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनसे पहले वाला ही टोल टैक्स लिया जाएगा। परंतु शाम को जो अधिसूचना जारी होती है वो 5 सीटर पैसेंजर गाड़ी की 100 रुपए की हो जाती है। ये सदन को गुमराह करना ये मुख्यमंत्री जी की आदत बन गई है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा, जिससे लोगों को कुछ समय के लिए राहत महसूस हुई। दिन भर धूप खिली रहने के कारण तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी दर्ज की गई और कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह स्थिर स्थिति अस्थायी है और शुक्रवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव के चलते जहां एक और तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कई क्षेत्रों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जो संभावित खतरे का संकेत देता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और भारी बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि मौसम सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम खराब बनेगा। इस दौरान लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। 3, 4 और 8 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं 5, 6 और 7 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा 10 से 16 अप्रैल के बीच सप्ताह में भी उच्च पर्वतीय और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस लंबे समय तक चलने वाले मौसम परिवर्तन से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार रात को न्यूनतम तापमान में काफी अंतर देखने को मिला। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर में 13.1, कल्पा में 5.0, धर्मशाला में 6.5 और ऊना में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नाहन में 14.5, सोलन में 12.0, मनाली में 9.1, कांगड़ा में 15.8, मंडी में 14.6 और बिलासपुर में 15.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पौंटा साहिब और देहरा गोपीपुर में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी ठंड का प्रभाव बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। यदि वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष मार्च महीने में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च में जहां सामान्य वर्षा 113.4 मिलीमीटर मानी जाती है, वहीं इस वर्ष केवल 93.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से लगभग 17% कम है। हालांकि यह कमी सभी जिलों में समान रूप से रही है। ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। दूसरी ओर चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे जिलों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इससे इन क्षेत्रों में जल स्रोतों और कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। मार्च महीने के दौरान प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मौसमी घटनाएं भी देखने को मिली, जो इस बार के मौसम की अनिश्चितता को दर्शाती है। मंडी जिले में लगातार 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं 16 मार्च को ऊना, मंडी और कांगड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक ठंडे दिन दर्ज किए गए। इसके बाद 20 मार्च को कल्पा, ऊना, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा जिलों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, जहां तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष मार्च में मौसम लगातार बदलता रहा और स्थिरता की कमी रही। मौसम विभाग द्वारा जारी दीर्घकालिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में दर्ज की गई 93.6 मिलीमीटर वर्षा 1901 के बाद से 56वीं सबसे अधिक वर्षा है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता
है कि भले ही इस वर्ष वर्षा सामान्य से कम रही हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह पूरी तरह असामान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1948 में मार्च महीने में 382 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि मौसम के पैटर्न में समय समय पर बड़े बदलाव आते रहते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम काफी सक्रिय और स्थिर रहने वाला है, जहां एक और बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं, तूफान और ओलावृष्टि जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। निगरोटा बगवा स्थित रेनबो इंटरनेशनल स्कूल ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल शुरू की है। स्कूल प्रबंधन ने अपने विद्यार्थियों को देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं नीट, एनडीए और जेईई की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पहल से क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर छवि कश्यप ने कहा कि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को महंगे कोचिंग संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है, जो कई परिवारों के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल ने यह पहल करते हुए अपने विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में ही मुफ्त कोचिंग देने का फैसला लिया है, ताकि वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर सके। डॉक्टर छवि कश्यप ने बताया कि इस विशेष कोचिंग कार्यक्रम के तहत अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न के अनुसार अध्ययन सामग्री, नियमित टेस्ट और विशेष कक्षाओं की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं की बेहतर समझ मिलेगी और वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो शायद बच्चों के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्योंकि आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा तो दी जा रही है, मगर वो स्कूल की शिक्षा दी जा रही है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन बच्चों के फ्यूचर में इंटरवीन करें, ताकि इनको हम एक कोचिंग के माध्यम से अच्छी जगह पे प्लेस कर सकें। तो बच्चों के फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हमने स्कूल में एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्कूलिंग प्लस कोचिंग। ये एक अलग से प्रोविजन हमने किया है, जो कि आज तक इस तरह का प्रोविजन कहीं पे नहीं है। किसी स्कूल ने इस तरह की चीज नहीं सोची है। और हमारे यहाँ पे स्कूलिंग बच्चा करेगा, और स्कूलिंग के साथ साथ जैसे बच्चा 11th में है या 12th में है, तो उसको कोचिंग की चीजें भी साथ में करवाई जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल में जैसे हमारे टीचर्स हैं, मुनीष सर हैं, रमेश्वर सर हैं, तो बहुत अच्छा बेस बना रहे हैं स्कूल में बच्चों का। और जब वो बेस बनता है, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर जब खत्म होता है, उस चैप्टर के खत्म होने पे उस बच्चे को स्कूल के बेस पे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, साथ ही साथ में उसको कोचिंग के बेस पे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। हमारे कोचिंग के एक्सपर्ट तिवारी सर हैं। बेसिकली तिवारी सर ये खुद IITN हैं, और हमने कोशिश की है कि हमारे बेस्ट टीचर्स, हमारे केमिस्ट्री के नितिन सर हैं, मैथ्स के सर हैं यहाँ पे, तो हमारे बेस्ट टीचर्स जो कोचिंग के हैं उनको हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो कि चंडीगढ़ में हैं, कोटा में हैं, दिल्ली में हैं, वहां के अच्छे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स को हम यहाँ लेके आए हैं, ताकि हमारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके और उनको अपने घर के पास रहते हुए एक बेस्ट फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हो सके। देखिए, ये कोचिंग जो है डेफिनेटली फ्री है इस वक्त, और फ्री के पीछे कारण है। कारण ये है कि अब हम 24 साल हो गए हमारे को एजुकेशन सेक्टर में, और अपने यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाते हुए अब हमने फील किया कि जब हम अपने 25 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे को कुछ ना कुछ सोसाइटी को और बच्चों को गिव बैक करना है, और उसके लिए हमने कोचिंग को फ्री रखा है बच्चों के लिए, ताकि इन बच्चों को स्कूल के साथ साथ में कोचिंग का बेनिफिट मिल सके, और ये स्कूल के बाद ही इनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को आजकल जो है वो बहुत परेशान होना पड़ता है। अगर बच्चे को कहीं बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मगर हमने सोचा कि क्यों ना उसी चीज को हम स्कूल में करें,
और हमने ये चीजें इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स पहले भी किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इंग्लिश के लिए हमने पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश का लेवल वर्ल्ड के टॉप लेवल के बराबर हो। तो हमें 6-7 साल लगे उस चीज को करने के लिए। हमारे बच्चों ने फिर एग्जाम दिया, कैम्ब्रिज का एग्जाम दिया, और उनके जो स्कोर्स आए वो आइल्स के 8.5 बैंड के बराबर के स्कोर्स आए। मतलब कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्कोर्स में हमारे बच्चों के स्कोर आए। समय लगा, मगर हमारे बच्चों ने वो करके दिखाया। अब उन बच्चों को कोचिंग लेने की 12th के बाद जरूरत ही नहीं है, वो सीधा इंग्लिश में पूरी दुनिया में पूरी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। वही तरह की चीज हम कोचिंग में लेके आ रहे हैं कि कोचिंग बच्चे को स्कूल में ही 11th और 12th के अंदर ही इस तरह से दी जाए ताकि बच्चे को बाद में 12th के बाद में उसको इधर उधर भटकना ना पड़े और परेशान होना ना पड़े, पेरेंट्स को परेशान होना ना पड़े। वही सारी चीजें बच्चों को स्कूल में दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के डंगोली क्षेत्र में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है और कई उपभोक्ता समय पर सिलेंडर न मिलने से परेशान भी नजर आ रहे हैं। यह समस्या केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में घरेलू गैस की कमी की स्थिति बनी दिखाई दे रही है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को बड़ा कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध और अस्थिरता के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत जो बड़े पैमाने पर एलपीजी आयात करता है, इस संकट से अछूता नहीं रह सकता है। सप्लाई चेन में आई गिरावट का सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं की रसोई पर भी पड़ रहा है। डंगोली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई उपभोक्ताओं को कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। कुछ परिवारों ने वैकल्पिक ईंधन जैसे लकड़ी या चूल्हे का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। गैस एजेंसियों का कहना है कि सीमित सप्लाई के कारण वे सभी उपभोक्ताओं की मांग तुरंत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के चलते भी कई उपभोक्ताओं की सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। गैस एजेंसियों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने पिछले 9 महीने या उससे अधिक समय से सिलेंडर नहीं लिया है, उन्हें सस्पेंड श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और गैस आपूर्ति का लाभ केवल सक्रिय और वास्तविक उपभोक्ताओं को ही मिले। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से फर्जी या निष्क्रिय कनेक्शनों को समाप्त किया जा रहा है ताकि सीमित संसाधनों का सही उपयोग हो सके और जरूरतमंदों तक समय पर गैस भी पहुंच सके। जिन उपभोक्ताओं की गैस सेवा बंद हो गई है, उन्हें इसे फिर से चालू कराने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर केवाईसी फॉर्म भरना होगा, आधार कार्ड या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, बायोमेट्रिक सत्यापन या फेस ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। गैस एजेंसियों के मुताबिक एक बार यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता की बुकिंग सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में गैस की किल्लत और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार और तेल कंपनियों के सामने आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल प्रशासन लोगों से धैर्य बनाए रखने और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अपील कर रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को समय पर केवाईसी अपडेट कराने की सलाह भी दी जा रही है ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। शिमला में विधानसभा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। रणधीर शर्मा ने पुलिस एवं संबंधित संगठनों की मांग संख्या 7 पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इसका एक बड़ा कारण पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद पर नियमित नियुक्ति का न होना है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक डीजीपी के जरिए विभाग चलाना प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों के अपराध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान हत्या के 270, बलात्कार के 1096, चोरी के 332, डकैती के 9 और अपहरण के 1540 मामले दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर 5947 गंभीर अपराध प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन कल्चर का विस्तार हुआ है, जिसकी एक झलक बिलासपुर, ऊना, नालागढ़, मंडी और जवाली जैसे क्षेत्रों में
हुई गोलीबारी की घटनाओं से मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में वन खनन और शराब माफिया सक्रिय है और उन्हें सरकार का सिलेक्शन मिल रहा है। इसके चलते अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। रणधीर शर्मा ने पुलिस के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविक अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को उसके मूल दायित्व से भटकाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे दिखावा बताया और कहा कि सरकार 3 वर्षों में एक भी प्रभावी नशा मुक्ति केंद्र स्थापित नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनका तबादला कर दिया जाता है। क्या पुलिस विभाग किसी को खुश करने के लिए बना हुआ? किसी एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो डीजीपी के पद से रिटायर हो, इसलिए एक को वर्किंग रखना, फिर उसको छुट्टी भेजना, फिर दूसरे को लगाना, ये कहाँ की कार्यप्रणाली है? ये कैसी सरकार है? और इस सरकार से हम कानून व्यवस्था की उम्मीद करें तो मुझे लगता है गलती हमारी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता है कि सरकार जो योग्य सक्षम अधिकारी है उनको इस जिम्मेवारी पर लगे। ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये ना डीजीपी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए, ना चीफ सेक्रेटरी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए। जो योग्य हैं, सक्षम हैं, काम कर सकते हैं, पूरी जिंदगी का उनका एक्सपीरियंस है, आपके पास सारा उनका रिकॉर्ड है, उसको देखकर लगाइए। पर जिसको लगाइए उससे काम लीजिए। आप 6-6 महीने कार्यवाहक रखेंगे, उनको पता नहीं लगता है कार्यवाहक ही रिटायर हो जाएंगे। ना वो काम कर सकते, ना वो अपनी जो उनकी क्षमता है उसका उपयोग कर सकते। एक तरह से डिमोरलाइजेशन आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो पद्धति चली है उसमें सुधार किया जाए, रेगुलर डीजीपी लगाए जाए। दूसरा, जो आपराधिक आंकड़ों का विवरण हमारे विक्रम जी ने दिया है, वो इन्होंने पूरे प्रदेश का पिछले कई सालों का दिया है। अभी विधानसभा में 3 दिन पहले ही प्रश्न लगा था। गत 3 वर्षों की डिटेल 31 जनवरी 2026 तक, इन 3 वर्षों की डिटेल अगर आप आपराधिक आंकड़ों की देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो वर्तमान इस कांग्रेस सरकार के समय में बिगड़ी। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के ही, मर्डर के ही 270 मामले दर्ज हुए, बलात्कार के 1096 मामले दर्ज हुए इन 3 सालों में, चोरी के 3032 मामले दर्ज हुए, डकैती के 9 मामले और किडनैपिंग के 1540 मामले दर्ज हुए। इन्हीं अपराधों की बात करें तो 5947 मामले बनते हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कानून व्यवस्था का। इसमें नशों वाले नहीं जुड़े हैं, जो हल्के अपराध है वो नहीं जुड़े हैं। जो गंभीर अपराध हैं, गंभीर अपराधों के ही 5947 मामले आपकी सरकार के 3 साल में दर्ज हुए हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं अगर बिलासपुर की बात करूं, हमारा छोटा जिला है, उसमें ही मर्डर, हत्याओं के 16 मामले दर्ज हुए हैं, बलात्कार के 58 मामले दर्ज हुए हैं, चोरी के 263 मामले दर्ज हुए हैं और अपहरण के जो हैं, किडनैपिंग के हैं 75 मामले दर्ज हुए हैं। ये हर जिलावार इस प्रश्न में डिटेल आपके कार्यकाल की आई है। तो जो पोल खोलती है कि आपके सरकार के समय में इस विभाग की ओर अनदेखी की गई, इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया गया और अल्टीमेटली असर जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ा। और आज कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि इस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सरकार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथी तो चर्चा कर रहे हैं कि बिलासपुर में गोलीकांड हुआ, 1 नहीं 2 बार हुआ, ऊना में गोलीकांड हुआ 2-2, 3-3 बार हुआ, नालागढ़ में हुआ, बद्दी में हुआ, ज्वाली में हुआ, मंडी में हुआ। हम तो कह रहे हैं, परंतु सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में गन कल्चर विकसित हो गया।
और मैं ये कहना चाहता हूं, ये गन कल्चर विकसित हुआ तो वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय में विकसित हुआ है। इससे पहले इतने हालात खराब नहीं थे। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार के कर्णधार आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हम अगर बिलासपुर की घटना की बात करें तो जो पहली घटना घटी गोलीकांड की, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं रही कि किराए पर शूटर लाने का काम पूर्व विधायक के बेटे ने किया था और उसके जवाब में पूर्व विधायक पर गोलियां चली कुछ दिन बाद। तो आप क्या कहेंगे कि सरकार के कर्णधार इन्वॉल्व है या नहीं है? आप ऊना की बात करेंगे, माननीय सतपाल सत्ती जी बात कर रहे थे, सरकार के कर्णधारों के सामने उनके संरक्षण में गोलीकांड होता है, उनके होटलों में गोलीकांड होता है। हालात ये है कि गोलियां चलाने वालों को भी सरकार संरक्षण देती है, छोटे आपराधिक तत्वों को तो संरक्षण देना ही देना, गोलियां चलाने वालों को भी संरक्षण देती है। ये इस सरकार की हालत। इसलिए कानून व्यवस्था कहां सुधरेगी? हम चर्चा करें माफिया राज की, तो वो तो मुझे लगता है इस सरकार को अगर माफियों की सरकार कहा जाए तो कोई अंतर नहीं। नीचे हालात क्या है आप देखिए। सरकार नाम की चीज नहीं है, प्रशासन नाम की चीज नहीं है, माफिया दंदना रहे हैं। यहां वन माफिया की चर्चा हुई, कटौती प्रस्ताव पर लंबे बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सबने सुना है सिरमौर का 25 पेड़ों की परमिशन लेके 300 से ज्यादा कट गए, कोई कार्रवाई हुई? शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बजट सत्र में पारित प्रस्तावों और पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत से बयान दिया। उन्होंने विशेष रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के तहत सेब पर आयात शुल्क घटाने के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका के साथ होने वाला समझौता बराबरी का नहीं दिख रहा है। राठौर ने कहा कि अमेरिका की ओर से जीरो टैरिफ की मांग की जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश की बागवानी खासकर सेब उत्पादकों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हिमाचल विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव का केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और बागवानों व किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। कुलदीप सिंह राठौर ने अन्य राज्यों में भी अपील की है कि उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में इसी तरह के प्रस्ताव पारित करें, जबकि पंजाब पहले ही ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आयोग के गठन को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कुलदीप राठौर जो हिमाचल कांग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन भी है, उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है और हर राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करते और पार्टी के हित में जो भी उचित होता है वही निर्णय लेते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राठौर ने यह भी कहा कि कुछ विधायकों द्वारा यह भी शिकायत सामने आई है कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 40 विधायकों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यदि किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। राठौर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी जवाबदेही पार्टी के संविधान और हाईकमान के प्रति है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी स्थापित पार्टी नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनुशासन समिति को हल्के में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सत्र समाप्त हुआ। इस सत्र में जो महत्वपूर्ण एक काम हुआ, बाकी मैं बिलों पे और चर्चा नहीं करूंगा। 31 तारीख को नियम 101 के तहत प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में लाया गया, मेरे द्वारा लाया गया। जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है और उसके अलावा FTA के अंतर्गत मुक्त व्यापार जो समझौता हमारा यूरोपियन यूनियन
और न्यूजीलैंड से हुआ, जिसमें हमारा जो आयात शुल्क था उसे घटाकर 50 से 20 और क्रमशः 25% किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और विधानसभा में मैंने बहुत तफसील से रखा, और उस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप सब लोग गवाह हैं। और मैंने तर्कों के साथ अपनी बात को विधानसभा में कहा कि अमेरिका के साथ ये जो समझौता हो रहा है ये बराबरी का नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक अमेरिका इस बात पे दबाव डाल रहा है कि जीरो टैरिफ हो, उस अर्थव्यवस्था को होगा, और जिसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे अलावा इस बिल पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित ठाकुर जी ने चर्चा में हिस्सा लिया, और उन्होंने भी हिमाचल के कुछ तो बहुत बैलेंस्ड बोले, और कुछ ने जो केंद्र सरकार के निर्णयों को ठीक ठहराने का प्रयास किया, जो मैं समझता हूँ कदाचित उचित नहीं था, और बगैर किसी तथ्यों के वो अपनी बात जो है वो करने का जो है। यहाँ मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि पंजाब इस आशय का प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुका है। अब हिमाचल विधानसभा ने इसे पारित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि विधानसभा की आवाज़ हिमाचल के अवाम की आवाज़ है, और इसका जो है केंद्र सरकार पर निश्चित रूप से प्रभाव होगा। और जो हिमाचल के बागवान हैं, हिमाचल के किसान हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के बागवान हैं या उत्तराखंड के बागवान हैं, उनके साथ अन्याय धामी साहब, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी जो है इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, और जो है केंद्र सरकार के समुख जो है अपने अपने राज्य का जो है पक्ष जो है रखने का प्रयास करें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो मैंने विधानसभा में भी कही कि भारतवर्ष लगातार अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अब मैं विदेश नीति पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारी जो एक मजबूत विदेश नीति होती थी गुट निरपेक्षता की, हम उसे हटे। आज विश्व में हमारे साथ कौन सा देश खड़ा है, हम किसके साथ खड़े हैं, ये हमें भी मालूम नहीं। एक भ्रम की स्थिति जो है हमारी विदेश नीति में लगातार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश और विकास कार्यों की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है। RS बाली ने बताया कि पद संभालने के बाद विभाग ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर प्रबंध किया। पर्यटन विभाग का टर्नओवर 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए पहुंचाया गया, जबकि इसी दौरान
होटलों की मरम्मत का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत आने वाले होटलों की मरम्मत और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनाली में 3 होटलों का कार्य जारी है। ट्रिपल एच होटल पर 45 करोड़ रुपए खर्च के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। फेज 2 में 70 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। होटल हमीरपुर में 20 करोड़ और होटल ज्वालाजी में 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 2 से 3 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे पर्यटन ढांचे को मजबूत किया जाएगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी दी जाएगी। आरएस वाली ने बताया कि कांगड़ा में एयरपोर्ट परियोजना पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पालमपुर, हमीरपुर और देहरा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। 6 अप्रैल को 160 करोड़ रुपए की परियोजना के टेंडर जारी होंगे। नगरोटा बगवा में प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे हिमाचल को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी के तहत 2 करोड़ रुपए एडवांस प्राप्त किया गया है। हालांकि उन्होंने माना कि होटल मरम्मत के दौरान आय अस्थायी रूप से प्रभावित होती है, लेकिन भविष्य में इससे राजस्व में बड़ा इजाफा होगा। आरएस पाली ने कहा कि प्रदेश के लगभग 60 होटलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एंटी टैक्स में राहत से छोटे वाहनों को फायदा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, वीरभूमि और प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। हमारी भूमि वीरों की भूमि है, हमारी भूमि देवी देवताओं की भूमि है और कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य को लेके, प्रकृति को लेके और प्राकृतिक सौंदर्य को लेके हिमाचल प्रदेश आते हैं। और हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी के आशीर्वाद से मुझे मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, जिस दिन से मैं टूरिज्म हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बना, तब से उनकी हमेशा दिलचस्पी रही। अब ये तो आ गई बात जो हमारे होटल की टर्नओवर है। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि होटलों को रेनोवेशन की जरूरत है। होटल चलाने के लिए और होटलों को आगे उसके अंदर पर्यटक आए, उसके लिए हमें होटलों को बेहतर करना पड़ता है। अगर होटल पुराना हो जाए, क्योंकि हमारे होटल जो हैं वो काफी पुराने हैं और पुराने होटलों के अंदर उसको अगर टाइम बाउंड रेनोवेशन मिले, मतलब उसको ठीक उसकी रखरखाव, उसकी ठीक देखभाल और टाइम पे 8-10 सालों के बाद उनको दोबारा से उनको बढ़िया किया जाए, तभी होटल प्राइवेट होटलों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, तभी उसके अंदर पर्यटक आके रह सकते हैं। इसलिए हमने इसके ऊपर निर्णय लिया। हमने गुजारिश भी की थी सरकार से, बार बार गुजारिश की कि आप इसको हमारे को रेनोवेशन के लिए इसके अंदर आप काम करें, इसके लिए हमारे को कोई ना कोई फंड्स अवेलेबल कराए जाए। हमारे लिए जो हमारे पुराने होटल हैं उनको हम फेज्ड मैनर में रेनोवेट कर पाए। 3 होटल मनाली में आज रेनोवेट हो रहे हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहा है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जिसको एड किया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि और इसके अंदर नई चीज क्या क्या जुड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखू जी का, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में जिन्होंने रात दिन प्रयास किया है कि हर फील्ड के अंदर हम लोग आगे की ओर बढ़े, एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके वो चले, ताकि एक लंबी सोच के साथ लोगों को एक अच्छी चीज मिल सके। उसके अंदर काफी ऐसी चीजें हुई हैं जो इतिहास में दर्ज होंगी और साथ में जिनका बेनिफिट सैकड़ों सालों तक लोग लेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट उसमें सबसे बड़ी एक फ्लैगशिप है। कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में बात बहुत लोगों ने की,
बहुत लोगों ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, सोचा भी, और इसके ऊपर एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए बहुत लोगों ने इसकी सोच रखी, बात भी की, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके ऊपर रात दिन एक किया, प्रयास किया। और क्योंकि मैं इस महकमे में चेयरमैन हूं और टूरिज्म महकमा के साथ ही सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है वो उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए मैंने देखा है कि इसके ऊपर उन्होंने कितनी ज्यादा रात दिन मेहनत करके वो चीज कर पाए जो चीज आज तक हमेशा जिसका सपना लिया गया था। आज कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए आज वहां पे एटीआर और बम्बार्डियर प्लेन उड़ते हैं जो तकरीबन 50-60 लोगों को अपने प्लेन में सवारियों को लेके चलते हैं। इसकी एक्सपेंशन करके इसके अंदर बोइंग और एयरबस आए जिसके अंदर सैकड़ों जो पर्यटक हैं वो एक साथ सवारी करके प्लेन में उतरे और दिन में उसमें 15-15, 20-20 फ्लाइट आए। उसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक बड़ा एयरलाइन, बड़ा एयरपोर्ट बनाने का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। हमारे को उसकी स्वीकृति आ गई है। 45 करोड़ रुपया जिसके लिए मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों को जाता है, उनकी अथाह मेहनत को जाता है। हमारी सरकार ने रात दिन प्रयत्न किया, बोला कम किया ज्यादा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट बताया, हेलीपोर्ट बताया, वैसे ये भी एक लॉन्ग टर्म एक एक्टिविटी है जिससे फेज्ड मैनर में हम टूरिज्म का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं, जिसके तहत 3 होटल ऑलरेडी रेनोवेट हो रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए लग रहा है और उनका काम चालू है। मनाली में टेंडर अवार्ड हो चुके हैं। वहीं पे हॉलिडे होम होटल जिसमें अभी आप बैठे हैं, इसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 45 करोड़ रुपया होटल हॉलिडे होम के ऊपर। अहौर का फेज 1, अहौर में टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, होटल बन रहा है और इसके अंदर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, पर इसको और पैसे देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और इसके लिए कई रिव्यू मीटिंग्स हुई जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चेयर किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको टेकअप किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके प्रयास और आज ये चीज हम कर पाए कि 37 करोड़ रुपया अहौर के लिए फेज 1 के लिए और 70 करोड़ रुपया फेज 2 के लिए हम लाने में कामयाब हुए। शिमला के संजौली क्षेत्र में ढली जाने वाली मुख्य सड़क पर 31 मार्च की रात करीब 11 बजे एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन अचानक फट गई। इस घटना के चलते आसपास के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि समय रहते संबंधित विभाग मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खुदाई का कार्य किया गया और रिसाव को रोक दिया गया। एक बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन इसके बाद की लापरवाही अब लोगों के लिए नई समस्या बनकर उभर रही है। मरम्मत के बाद सड़क को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया, बल्कि उसे केवल मिट्टी से भरकर छोड़ दिया गया। इस अधूरे कार्यों के कारण इलाके में ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। सड़क तंग होने के कारण यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी और दुकानदार मनीष ने बताया कि विभागों ने पाइपलाइन तो ठीक कर दी, लेकिन सड़क को पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अधूरा काम छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार लोग फिसल कर गिर सकते हैं या वाहनों का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि शिमला में इन दिनों कई जगहों पर सड़क चौड़ीकरण और खुदाई का कार्य चल रहा है, जिससे ट्रैफिक पहले ही प्रभावित है। ऐसे में जरूरी है कि जो भी कार्य शुरू किया जाए उसे समय पर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत पूरी कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाए।
एक्चुअली हम यहाँ पे ना लोकल दुकानदार हैं और जैसे कि आजकल देख रहे हैं हम ना खुदाई का काम चल रहा है यहाँ पे बहुत सारी जगह पे, तो लोगों को आम लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। जैसे अभी यही आप सड़क में देख रहे हो खुदाई कर दी है, तो एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ना इतनी जगह नहीं है कि लोग आसानी से चल पाए। इवन कि लोग गिर जाते हैं, गाड़ियों भी उन पर गाड़ियों में लगते हैं लोग चलते चलते ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देना चाहिए ताकि आम जनता को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अब वो पहुँचे तो है, उन्होंने काम तो कर दिया है, जो लीकेज हो रही थी वो उन्होंने शायद ठीक कर दी है, लेकिन उसको ठीक करने के बाद जो ये रोड है इसके जो वो प्रॉपर इन्होंने क्लियर नहीं करा रोड। इसकी वजह से जो आम जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, देखो चलने में ना कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियाँ ट्रैफिक देखो आप इतना है, तो अब लोग सड़क में तो चलेंगे नहीं। अगर काम करा है तो उसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि आम जनता को प्रॉब्लम ना हो। आश्वासन ही मुझे लगता है मे भी, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह पे ना खुदाई का काम चल रहा है पाइपों का, तो वो बस मिट्टी डाल के ना वैसे ही रह रहा है, उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसको क्लियर करना चाहिए आई थिंक, और ये आश्वासन ही ना दिया जाए, जनता को इस पर काम भी करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मुनीश शर्मा। अच्छा।